वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुमनम नाइट में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी हॉरर कहानी का हिस्सा जो सुरेश की जिंदगी का वो पहलू है जिसे सुनाने से भी सुनाई नहीं जा सकता। और हाँ दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप सब कहानी को तो सुन लेते हैं लेकिन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों, हमारी कहानी को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि इसका असली मजा तो एंडिंग में ही आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सुरेश की जिंदगी की वो आप बीती जो डर को भी डरा दे। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सब मुझे अब शायद एक बूढ़े सफेद बालों वाले आदमी के रूप में देखते होंगे, जिसके हाथों में झुर्रियां हैं और आंखों में पुराने जमाने की थकान। लेकिन कभी मैं भी जवान था, मजबूत, जोश से भरा हुआ। उस वक्त मैं शहर से बहुत दूर पहाड़ी के किनारे बने एक पावर हाउस में काम करता था। हाँ, वही पावर हाउस जो आज भी मेरे सपनों में आता है। कभी कभी सोचता हूं वो जगह मेरे लिए नौकरी नहीं थी, वो एक बुरे सपने का घर थी। उस इलाके में इंसान से ज्यादा सन्नाटा रहता था। रात के वक्त तो जैसे पूरी दुनिया गायब हो जाती, सिर्फ ट्रांसफार्मर की भिनभिनाहट और हाई टेंशन तारों में बहते करंट की सनसनाहट। वही एक आवाज होती जो बताती थी कि मैं जिंदा हूं। हवा ठंडी थी, पर उस ठंड में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो हड्डियों तक उतर जाए। मेरी ड्यूटी रात की थी। पहली ही रात मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। रात के ठीक 12 बजे, जब बाकी लोग अपने बिस्तर में होंगे, मैं कंट्रोल रूम में अकेला बैठा था। तभी मुझे लगा ट्रांसफार्मर के पीछे से कोई रो रहा है। पहले तो सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन जब वो आवाज फिर से आई, एक लंबी धीमी सिसकी की तरह, मेरे शरीर में एक झटका सा लगा। मैंने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। पावर हाउस की दीवारें पुरानी थीं, मोटी मोटी केबलें हर तरफ फैली हुई थीं। टॉर्च की रोशनी के दायरे में सिर्फ धूल, मशीनें और पुराने तेल की गंध थी। लेकिन फिर भी उस आवाज में दर्द था, ऐसा दर्द जो किसी इंसान के अंदर तक चुभ जाए। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, या शायद थकावट के कारण मेरा दिमाग खेल खेल रहा हो। लेकिन दोस्तों, ये एक रात की बात नहीं थी। अगली रात भी वही हुआ, और उसके बाद की रात भी। हर बार वही रोना, वही दबी हुई चीख, जैसे कोई बिजली के तारों में फंसा हुआ इंसान मदद के लिए पुकार रहा हो। तीसरी रात को मैंने ठान लिया कि अब देखना ही होगा। उस आवाज की दिशा पावर हाउस के अंदर वाले हिस्से की तरफ जाती थी, जहां एक पुराना सब स्टेशन था। वो हिस्सा सालों से बंद पड़ा था। किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि एक हादसे के बाद उसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। लोग कहते थे कि वहां करंट का लोड असंतुलित हो गया था और किसी मजदूर की जान चली गई थी, पर किसी ने उस हादसे के बारे में खुलकर कभी नहीं बताया। मैंने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे उस बंद दरवाजे के पास गया। दरवाजे पर झंग जमा हुआ था, जैसे बरसों से किसी ने छुआ तक ना हो। मैंने हाथ लगाते ही ठंडी लहर महसूस की, जैसे दरवाजे के आर पार से करंट मेरे अंदर उतर रहा हो। दरवाजा चरमराया और खुल गया। अंदर घुसते ही मेरी सांस रुक गई। वहां इतनी तेज सड़ी हुई तेल की बदबू थी कि सांस लेना मुश्किल था। मशीनें आधी टूटी हुई, तार जमीन पर फैले हुए, दीवारें काली कालिक से सनी हुई। टॉर्च की रोशनी जैसे तैसे चल रही थी, और उसी रोशनी में मैंने कुछ देखा। एक कोने में जमीन पर फैले हाई टेंशन केबल के गुच्छे के ऊपर हवा में तैरती हुई एक परछाई। हाँ दोस्तों, हवा में तैरती हुई। वो कोई इंसान नहीं था, लेकिन इंसान की शक्ल का एहसास जरूर देता था। वो नीली सफेद चमक में झिलमिला रहा था, जैसे बिजली का आर्क हो। उसका चेहरा नहीं, मैं उसे चेहरा नहीं कह सकता। वो बस एक आकृति थी, बिना आंखों के, लेकिन दो जलते हुए पॉइंट्स ऐसे थे जैसे कोई दो आग के गोले मुझे घूर रहे हों। वो परछाई अपने हाथ जमीन पर पड़े केबल की ओर बार बार बढ़ाती थी। हर बार जब उसका हाथ उस केबल को छूता, एक तीखा स्पार्क होता और वो भयानक चीख मारती। वही चीख जो मैं हर रात सुनता था। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वो परछाई मेरी तरफ मुड़ी। उसके जलते हुए पॉइंट सीधा मेरी आंखों में धंस गए। मुझे लगा जैसे किसी ने हजारों वोल्ट का झटका
मेरी रीढ़ की हड्डी में उतार दिया हो। मेरे बाल खड़े हो गए, मेरी टॉर्च अपने आप झिलमिलाने लगी और फिर वो परछाई मेरी ओर बढ़ने लगी। न कोई आवाज, न कोई कदम, वो बस हवा में तैरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके पास आते ही कमरे की हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं पीछे हटता गया, लेकिन दरवाजा बहुत दूर था। मैंने बस इतना किया कि पूरी ताकत से दरवाजा खींचा और भाग खड़ा हुआ। मुझे नहीं पता मैं कैसे बाहर आया, बस याद है कि मैं रात के अंधेरे में भागता रहा, पसीने से तरबतर। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से निकल जाएगा। सुबह मैं सीधे अपने मैनेजर के पास पहुंचा, उसे सब बताया, हर चीज जो मैंने देखी, जो मैंने सुनी। वो पहले तो हंसा, फिर बोला, सुरेश, तुम पागल हो गए हो। ये पावर हाउस है, कोई भूत बंगला नहीं। जाकर नींद पूरी करो। लेकिन दोस्तों, मैं जानता था मैं पागल नहीं हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो परछाई सच में थी। उसके बाद मैंने उस कमरे में कदम नहीं रखा। पर रातें अब और भयानक होने लगी। जहां भी मैं होता, उस करंट की हल्की सी सनसनाहट मेरे कानों में बजती रहती, जैसे वो परछाई मेरी नसों में उतर गई हो। कुछ दिनों बाद पुराने कर्मचारियों से पता चला कि जिस सबस्टेशन में मैंने वो परछाई देखी थी, वहां सच में एक हादसा हुआ था। एक मजदूर की मौत हुई थी। वो आदमी बिजली का जानकार था, पर उस दिन कुछ गड़बड़ हो गई थी। करंट ने उसे जिंदा जला दिया था। लोग कहते थे उसका शरीर पूरा तो जल गया, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जैसे बिजली में समा गया। अब मुझे सब समझ आने लगा था। वो परछाई वही मजदूर था। वो मरकर भी चैन नहीं पा सका और अब उस पावर हाउस के करंट में फंसा हुआ था, हमेशा के लिए। हर रात जब वोल्टेज गिरता, मैं समझ जाता कि वो वहां है। वो करंट के जरिए अपने दर्द को महसूस करवा रहा है। वो हर रात उसी सर्किट में, उसी दर्द में जलता और चीखता रहता। कभी कभी जब बाहर बारिश होती और बिजली कड़कती, तब मैं खिड़की के पार देखता और दूर पहाड़ी पर उस पावर हाउस की रोशनी को टिमटिमाते हुए देखता। हर बार लगता जैसे कोई मुझे वहां बुला रहा है। वो आवाज मेरे भीतर तक गूंजती थी, सुरेश। धीमी, थरथराती, करंट जैसी आवाज। दोस्तों, आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये सब एक बूढ़े आदमी की कल्पना है, लेकिन यकीन मानिए, कुछ आवाजें सिर्फ बिजली से नहीं आती। कुछ आवाजें आत्मा के दर्द से आती हैं। उस रात के बाद मैं कभी वैसा नहीं रहा। मैंने कोशिश की कि उस याद को भूल जाऊं, पर हर बार जब मैं किसी स्विच बोर्ड को छूता, तो मेरी उंगलियों में हल्का सा झटका लगता, जैसे कोई कह रहा हो, मैं अभी भी यहां हूं। और तब मैंने ठान लिया था, अगर मुझे सच्चाई जाननी है तो मुझे फिर से उस सबस्टेशन में जाना होगा। वहीं से सब शुरू हुआ था और वहीं शायद खत्म भी होगा। मैं थोड़ी देर खामोश होता हूं, मैंने सांस भारी, फिर धीमे से कहता हूं, उस रात मैं फिर लौटा, पर जो मैंने देखा वो मेरे लिए ही नहीं, किसी भी इंसान के लिए देखना आसान नहीं था। उस रात दोस्तों, मैं फिर लौटा था उस पावर हाउस में। पता नहीं किस ताकत ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। शायद डर को खत्म करने की इच्छा, या शायद उस चीख के पीछे की सच्चाई को जानने का जुनून। बारिश हो रही थी, हवा में नमी थी और आसमान में बिजली हर कुछ सेकंड में चमक उठती थी। हर बार उस पहाड़ी की आकृति साफ दिख जाती थी जिस पर वो पावर हाउस बना था। दूर से वो इमारत अब भी वैसी ही लग रही थी, पुरानी, डरावनी और जैसे किसी अंधेरे रहस्य को अपने अंदर छिपाए बैठी हो। मैंने अपनी टॉर्च और एक रबर के दस्ताने साथ लिए। डर तो बहुत था, लेकिन मन में एक अजीब सी ताकत थी, शायद वही जो किसी को सच देखने पर मजबूर करती है। जब मैं वहां पहुंचा तो हवा भारी थी। ट्रांसफार्मर की आवाज आज कुछ अलग थी, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। कंट्रोल रूम में लाइटें टिमटिमा रही थी। मैंने वोल्टेज मीटर पर नजर डाली। लाइन बिल्कुल स्थिर नहीं थी। हर 5 सेकंड में करंट गिर रहा था और फिर अचानक बढ़ रहा था, जैसे कोई मशीन के साथ खेल रहा हो। मुझे तुरंत समझ आ गया, ये वही है, वही परछाई, वो अब भी यही है। मैंने गहरी सांस ली और सबस्टेशन की तरफ बढ़ा। वो जंग खाया हुआ दरवाजा जो पिछली बार मैंने बंद छोड़ा था, आज थोड़ा खुला हुआ था। मैं ठिठक गया। हवा के झोंके से वो हल्का सा हिला और उसके हिंजेस ने एक लंबी कराह भरी। किर्रर्रर्र। वो आवाज किसी इंसान के दर्द भरे सिसकने जैसी थी। मैंने धीरे से दरवाजा धकेला और अंदर झांका। इस बार वहां सिर्फ बदबू नहीं थी, वहां बिजली की गंध थी, वो जो जलते हुए तांबे और सर्किट बोर्ड से आती है।
और हवा में इतनी स्थैतिक ऊर्जा थी कि मेरी बाहों के बाल खड़े हो गए। मैंने टॉर्च ऑन की, रोशनी दीवारों पर दौड़ी और मैंने देखा कि कई जगह जले हुए हाथों के निशान थे। सिर्फ निशान नहीं, कुछ जगहों पर दीवार पर काली परछाई जैसी छप गई थी, जैसे किसी ने अपने शरीर से वहां बिजली के विस्फोट में टक्कर मारी हो। और फिर मेरी टॉर्च उस कोने में ठहर गई जहां पहले वो केबल का गुच्छा था। अब वहां उसी सर्किट ब्रेकर के ऊपर वो परछाई लिपटी हुई थी। वो अब पहले से ज्यादा चमक रही थी। नीले और सफेद करंट की लहरें उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थीं। उसका आकार अब ज्यादा साफ था। हाथ, पैर और चेहरा भी जैसे धीरे धीरे बनता जा रहा था। उसकी आवाज अब कराह नहीं थी, बल्कि एक यांत्रिक टूटती हुई चीख थी, जैसे तारों के बीच से कोई आत्मा गुजर रही हो। मैं वहीं जम गया। वो परछाई बार बार सर्किट ब्रेकर को छूने की कोशिश कर रही थी। हर बार जब उसका हाथ छूता तो पूरा कमरा नीली बिजली से भर जाता और वो दर्द से चीख उठती। उसकी चीखें अब दीवारों से टकरा कर लौटती थीं और मुझे लगता था जैसे पावर हाउस की हर ईंट उसके दर्द से कांप रही हो। अचानक मेरे कानों में एक फुसफुसाहट गूंजने लगी। वो कोई इंसानी आवाज नहीं थी, वो करंट की आवाज में लिपटी हुई फुसफुसाहट थी। ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे बाहर निकालो। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ वही परछाई जो अब अपनी जगह से हिल रही थी। उसके आसपास की हवा घूमने लगी थी। बिजली की चमक अब ज्यादा तेज हो गई थी और मेरी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। मैंने तुरंत फोन की फ्लैशलाइट ऑन की, पर तभी फोन ने स्पार्क किया, जैसे किसी ने अदृश्य झटका दिया हो। मैं डर के मारे पीछे हट गया। परछाई धीरे धीरे मेरी ओर घूमी और दोस्तों, जब उसकी चमकती आंखें मुझ पर पड़ी तो मुझे लगा कि मेरा दिल धड़कना भूल गया। उसकी आंखों में कोई पुतलियां नहीं थीं, बस दो सफेद जलते हुए गोले थे जो हर पल तेज होते जा रहे थे। और फिर वो धीरे धीरे हवा में तैरते हुए मेरी तरफ आने लगी। कमरे में करंट की सनसनाहट इतनी बढ़ गई कि मेरे कान बंद होने लगे। दीवारें भी जैसे धड़क रही थीं, जैसे पूरा पावर हाउस किसी अदृश्य ताल पर सांस ले रहा हो। मैंने पीछे हटना शुरू किया। मेरे पांव के नीचे कोई केबल पड़ा था जो करंट से थरथरा रहा था। अचानक वो परछाई झपटी और सीधा मेरी तरफ आई। उसके छूते ही ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में बिजली की आग दौड़ गई हो। मेरी उंगलियां मुड़ गईं, मेरी नसें जकड़ गईं और मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वो मेरे अंदर घुसने लगी थी। हाँ दोस्तों, वो परछाई किसी धुएं की तरह मेरे सीने से भीतर समाने लगी। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा शरीर जल रहा है। मेरी नसों में नीली रोशनी दौड़ रही थी। मैं उसके दर्द, उसकी पीड़ा को महसूस कर रहा था, जैसे कोई मुझसे कह रहा हो, देखो मैं कैसे जला था, अब तुम भी महसूस करो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं पूरी ताकत से पीछे हटा, किसी तरह दरवाजे तक पहुंचा और झटके से उसे बंद करने लगा। लेकिन तभी उस परछाई का हाथ दरवाजे और चौखट के बीच अटक गया। उसका हाथ अब बिजली बन चुका था, नीली चिंगारी छोड़ती बिजली जो दरवाजे में फैलने लगी। मैंने पूरी ताकत लगाई और दरवाजा बंद कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! बाहर भागते हुए मैंने देखा पावर हाउस की सभी लाइटें एक एक कर बुझने लगी। कहीं कुछ गड़बड़ थी। वोल्टेज फिर से गिरने लगा था और तभी उस कमरे के अंदर से एक नई चीख गूंजी। लेकिन इस बार वो चीख दर्द की नहीं थी, वो खुशी की थी। हाँ, वो आत्मा अब शायद कुछ हासिल कर चुकी थी। शायद मेरी ऊर्जा का कुछ हिस्सा, या शायद मेरी आत्मा का अंश। क्योंकि जब मैं भागा तो मुझे लगा कि मेरा बायां हाथ सुन्न हो गया है, जैसे उसमें अब मेरा नियंत्रण नहीं था। मैं गिरता पड़ता बाहर पहुंचा। बारिश रुक चुकी थी, पर बिजली अब भी आसमान में चमक रही थी। मैं सड़क पर गिरा पड़ा था और कई मिनट तक हिल नहीं सका। अगले दिन जब मुझे होश आया, मैं अस्पताल में था। मेरा बायां हाथ काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसे झुलसा दिया हो। डॉक्टरों ने कहा कि शायद बिजली का झटका लगा है, पर मैं जानता था कि यह कोई आम करंट नहीं था। यह उसकी छाया का निशान था। मैंने अपने मैनेजर को सब बताया। वो इस बार गुस्से से लाल हो गया। बस करो सुरेश, तुम हर बार भूत प्रेत की बातें करते हो। हम यहाँ काम करते हैं, पूजा नहीं करते। और उसी दिन उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं वापस शहर आ गया। दिन के उजाले में सब सामान्य लगता था, लेकिन रात को जब मैं अपने कमरे की बत्ती बंद करता तो दीवारों से वही धीमी सनसनाहट सुनाई देती,
जैसे बिजली के तारों के बीच कोई सांस ले रहा हो। पहले मैंने उसे नजरअंदाज किया, फिर मैंने सॉकेट से मोबाइल चार्जर हटाया और जैसे ही वो प्लग बाहर निकला, एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमसे मिला, अच्छा लगा। मैं ठिठक गया। मैंने तुरंत स्विच बोर्ड को देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी नीली चमक जो धीरे धीरे बुझ गई। उस रात मैं सो नहीं सका। मुझे यकीन हो गया था कि वो अब सिर्फ पावर हाउस में नहीं है, वो बिजली के हर जाल में घुस चुकी है और अब वो मुझे देख रही है। मैं थोड़ी देर चुप रहता हूं, फिर गहरी सांस लेकर कहता हूं, दोस्तों, मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि अब वो मेरे साथ थी, मेरे घर की दीवारों में, मेरी लाइटों में, मेरे पंखे की आवाज में। दोस्तों, उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। पहले मैं ये सोचता था कि डर किसी जगह में रहता है, किसी पुराने पावर हाउस, किसी खंडहर में, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि डर चल सकता है, पीछा कर सकता है और हमारे अंदर बस सकता है। मैं अब शहर के एक छोटे से कमरे में रहने लगा था। लोगों को लगा कि मैं नौकरी खोने के बाद पागल हो गया हूं, लेकिन असल में मैं जानता था, मैं उस जगह से भागा नहीं हूं, वो मेरे साथ आ चुकी है। रात को जब मैं अकेला होता तो पंखा अपने आप घूमने लगता था। कभी कभी बल्ब हल्का सा झिलमिलाता, फिर बंद हो जाता। पहले मैंने सोचा कि शायद वायरिंग खराब है, लेकिन फिर मैंने देखा, जब भी लाइट टिमटिमाती, दीवार पर एक नीली झलक दिखाई देती, सिर्फ एक पल के लिए, पर मैं जानता था कि वो वही है। मैं अब बत्ती बंद करके नहीं सोता था। रात भर कमरे में हल्की रोशनी रखता ताकि अंधेरा पूरी तरह न फैले। लेकिन दोस्तों, जो डर उस रोशनी में छिपा था, वो अंधेरे से कहीं बड़ा था। कभी कभी आधी रात को मेरा रेडियो अपने आप चालू हो जाता। उसमें कोई स्टेशन नहीं आता था, बस श्श्श जैसी आवाज आती। लेकिन अगर मैं ध्यान से सुनता तो उस शोर के बीच एक धीमी टूटी हुई आवाज होती, सुरे सुरे। पहले तो मैं डर के मारे रेडियो का प्लग निकाल देता था, पर वो शोर फिर भी चलता रहता था। तब मुझे समझ में आया कि वो अब तारों में नहीं, मेरे आसपास की हवा में घुल चुकी है। एक रात मैं नींद में था, कमरा बिल्कुल शांत था। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरे बालों को छुआ है। हल्की सी झनझनाहट मेरे सिर से गर्दन तक फैल गई। मैंने आंखें खोली तो कमरे में लाइट बंद थी, जबकि मैंने उसे चालू छोड़ा था। अंधेरे में सिर्फ खिड़की के बाहर से आने वाली हल्की बिजली की चमक थी। हर बार जब बिजली चमकती, मुझे कुछ पल के लिए परछाई दिखाई देती, दीवार पर, पंखे के पास, मेरी कुर्सी के पीछे, और हर बार उसका आकार थोड़ा और इंसानी होता जा रहा था। मैं उठने की कोशिश कर रहा था कि तभी मेरे कमरे का बल्ब फट गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर उसकी आवाज आई, मैं बाहर आना चाहती हूं। वो आवाज दीवार के अंदर से आई थी। मैं कांप गया। मैंने दीवार छूने की कोशिश की और उस पल एक झटका लगा, पर इस बार वो दर्द नहीं था, वो ठंड थी। इतनी ठंडी कि जैसे कोई बर्फ मेरी नसों में घुस गई हो। मैं डर के मारे पीछे हट गया। दीवार पर अब नीली लकीरें बन रही थीं, जैसे कोई करंट नहीं, कोई लकीरें खींच रहा हो। और उन लकीरों ने कुछ शब्द बनाए, पावर हाउस लौटो। हाँ दोस्तों, वो मुझे वापस वहीं बुला रही थी, जहां सब शुरू हुआ था, जहां वो अब भी कैद थी और शायद अधूरी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, पर अंदर से एक बेचैनी बढ़ रही थी, जैसे मैं किसी चुंबक की तरफ खींच रहा हूं। 3 दिन तक मैं कोशिश करता रहा कि उस आवाज को अनसुना कर दूं, लेकिन हर रात, हर प्लग पॉइंट, हर तार से वही फुसफुसाहट आती, वापस आओ सुरेश। चौथे दिन मैंने हार मान ली। मैंने वही पुराने कपड़े पहने, रबर के दस्ताने निकाले और अपने बैग में वो ताबीज रखा जो मैंने उस साधु से लिया था। हाँ, मैंने बताया ना उस साधु के बारे में, वो वही था जिसने मुझे कहा था, वो अब आत्मा नहीं रही सुरेश, वो अब बिजली है और बिजली को बंद करने के लिए तुम्हें उसका स्रोत तोड़ना होगा। तो मैंने तय किया, मैं उस पावर हाउस को आखिरी बार जाऊंगा। या तो मैं उसे मुक्त कर दूंगा या खुद वहीं रह जाऊंगा। रात को मैं फिर उस पहाड़ी की तरफ निकला। चांद नहीं था, बस बादलों में घिरी काली रात। हवा तेज थी और दूर से ट्रांसफार्मर की गूंज अब भी सुनाई दे रही थी। वो इमारत अब पहले से भी ज्यादा टूटी फूटी लग रही थी, लेकिन अंदर से उसमें नीली चमक निकल रही थी। मैं अंदर गया। दरवाजा अब जंग से भर गया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, वो खुद खुल गया।
जैसे कोई मुझे अंदर आने का निमंत्रण दे रहा हो। कमरे में अब सब कुछ बदला हुआ था। वो पुराना कंट्रोल पैनल अब जल चुका था। हर मशीन से धुआं निकल रहा था, लेकिन बीच में, उसी जगह जहां वो आत्मा पहली बार दिखी थी, वहां अब एक मानव आकृति थी, पूरी नीली, पारदर्शी और बिजली से बनी हुई। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं, उनमें अब पहचान थी। वो वही था, रामू, वो मजदूर जो करंट लगने से मरा था। रामू, मेरे मुंह से अपने आप निकला। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली में वो ताबीज थी, वही जो मैंने अपने बैग में रखा था। मैंने नीचे देखा, मेरा बैग फर्श पर पड़ा था और ताबीज गायब था। वो अब उसके हाथ में था। और दोस्तों, जैसे ही उसने वो ताबीज उठाया, पूरा कमरा बिजली की गड़गड़ाहट से भर गया। मेरी आंखें चौंधिया गईं। वो बोला, तू क्यों लौटा सुरेश? उसकी आवाज अब मानवीय थी, पर बिजली के कंपन से भरी हुई। तूने तो मुझे वहीं छोड़ दिया था। मैं कांप गया। मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। वो हंसा। वो हंसी इंसानी नहीं थी, वो जैसे 100 तारों की झंकार से बनी हो। मुक्ति? अब मैं बिजली हूं सुरेश। अब मैं हर जगह हूं, तेरे कमरे में, तेरे सांसों में। मैंने ताबीज की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसे छूने लगा, मेरे शरीर में झटका लगा। इस बार इतना तेज कि मैं दीवार से जा टकराया। मेरी पीठ जल गई। वो अब मेरी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसके शरीर से बिजली की तरंगें निकल रही थीं। दीवारें जलने लगीं, तार पिघलने लगे। उसकी आंखें अब खून जैसी लाल हो गई थीं। मैंने आखिरी ताकत जुटाई और जेब से तांबे का तार निकाला। उसे ताबीज के चारों ओर लपेटा और सर्किट ब्रेकर पर फेंक दिया। धमाका हुआ। पूरा सबस्टेशन सफेद आग में बदल गया। बिजली ने खुद को निगल लिया। रामू चीखा, इतनी जोर से कि मुझे लगा मेरे कान फट जाएंगे। उसका शरीर पिघलने लगा और उसी आग में गायब हो गया। मैं बाहर भागा। पहाड़ी पर हवा इतनी तेज थी कि मुझे गिरा दिया। पीछे मुड़कर देखा तो पूरा पावर हाउस एक नीली रोशनी के गोले में बदल चुका था। कुछ पल बाद वो रोशनी फटी और फिर सन्नाटा। मैं जमीन पर गिरा हुआ था। सांसें टूट रही थीं। धीरे धीरे आंखें बंद हो गईं। जब मैं होश में आया तो सुबह हो चुकी थी। पावर हाउस अब सिर्फ राख था, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी दोस्तों, क्योंकि जब मैं वापस अपने कमरे पहुंचा, वो हल्की हंसी हंसता है, कांपती हुई, थकी हुई। मेरे कमरे की लाइट अपने आप जल गई थी और दीवार पर लिखा था, मैं लौट आया हूं सुरेश। दोस्तों, जब मैंने दीवार पर वो शब्द देखे, मैं लौट आया हूं सुरेश, तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने झेला, वो सब खत्म कैसे नहीं हुआ। मैंने अपने आप से कहा, नहीं, ये मेरा वहम है, शायद थकान या सदमा। पर दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस वक्त मेरे कमरे में बिजली कटी हुई थी। हाँ, पूरी कॉलोनी में पावर नहीं थी, लेकिन मेरे कमरे की दीवार नीली रोशनी से चमक रही थी। मैं कांपते हुए पीछे हट गया। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और उस नीली रोशनी से निकलती गर्मी जैसे मेरी त्वचा को जला रही थी। फिर दीवार से एक हल्की भिनभिनाहट की आवाज आई, जैसे कोई करंट धीरे धीरे सतह के नीचे रेंग रहा हो। और दोस्तों, उसी रोशनी के बीच से 2 आंखें झिलमिलाईं। वो अब परछाई नहीं थी, वो अब दीवार के अंदर जी रही आत्मा थी। सुरेश, वो नाम खींचते हुए बोला गया, जैसे किसी तार से आवाज निकली हो। तूने सोचा मैं पिघल गया? मैंने पीछे हटते हुए दरवाजे की ओर देखा, पर दरवाजा बंद था और हैंडल पर नीली चिंगारियां कूद रही थी। मुझे समझ में आ गया कि अब मैं अपने ही घर में फंस चुका हूं। वो आवाज अब चारों ओर से आने लगी, पंखे से, स्विच बोर्ड से, यहां तक कि बल्ब के टूटे हुए शीशे से भी। हर जगह वही एक नाम, सुरेश, सुरेश, सुरेश। मैंने अपने कान बंद कर लिए, पर वो आवाज मेरे सिर के अंदर गूंजने लगी। वो अब सिर्फ ध्वनि नहीं थी, वो बिजली की तरंग बन चुकी थी। वो मेरे दिल की धड़कन के साथ चल रही थी। मैंने अपने आप से कहा, मुझे इसे खत्म करना होगा, हमेशा के लिए। मैंने अपने कमरे में रखी पुरानी फाइलें निकाली, पावर हाउस की डिजाइन, पुराने सर्किट डायग्राम और एक गुप्त स्कीमेटिक जो मुझे कभी नहीं दिखाया गया था। और तभी मुझे समझ में आया, वो सबस्टेशन जहां रामू की मौत हुई थी, वो अकेला नहीं था। वो एक मुख्य ग्रिड से जुड़ा हुआ था और वो ग्रिड शहर की हर बिजली लाइन में फैला हुआ था। मतलब रामू अब सिर्फ
पावर हाउस में नहीं था, वो पूरे शहर की बिजली में फैल गया था। मैंने माथे पर पसीना पोंछा। अगर ये सच था तो अब वो जहां भी करंट है वहां हो सकता है, हर तार में, हर स्विच में, हर बल्ब में। और तब मुझे याद आया, साधु ने कहा था वो अब संतुलन का हिस्सा बन चुका है, उसे मिटाने की कोशिश करोगे तो वह फैल जाएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो पहले ही फैल चुका था और अब वो मुझसे बात कर रहा था। उस रात, आधी रात को, मैंने अपने कमरे का सारा फर्नीचर हटाया। मैंने जमीन पर तांबे का एक बड़ा घेरा बनाया। वो मैंने साधु के दिए निर्देशों के अनुसार तैयार किया था। बीच में मैंने मिट्टी का एक छोटा दीपक रखा और उसके पास तांबे की तार से बना एक पुराना स्विच बोर्ड रखा। मैंने मुंह से मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो मंत्र नहीं था, बल्कि वोल्टेज का सूत्र था। हाँ दोस्तों, वो गणित और शक्ति का संगम था। हर शब्द, हर उच्चारण बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करने वाला था। मैंने स्विच बोर्ड को अपने घर की मुख्य सप्लाई से जोड़ा और कहा, अगर तू शहर में फैला है तो आ यहां, मुझसे सामना कर। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक सारे बल्ब एक साथ जल उठे। वो नीली रोशनी अब सफेद आग बन गई थी। कमरा हिलने लगा, दीवारों से स्पार्क निकल रहे थे और बीच में रामू की आकृति फिर से बन गई। इस बार वो पहले से ज्यादा ठोस था, जैसे बिजली ने खुद को शरीर दे दिया हो। उसकी आंखें अब जल नहीं रही थीं, वो अब सुनहरी चमक में बदल चुकी थी। वो मुस्कुराया, तूने मुझे बुलाया सुरेश, अब मैं तुझसे नहीं तेरे जरिए जीऊंगा। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन वो हवा में तैरता हुआ मेरे करीब आने लगा। उसकी हर चाल के साथ कमरे में स्पार्क्स उड़ रहे थे। मेरी त्वचा झंझना रही थी, नसों में करंट दौड़ रहा था। फिर उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा। दोस्तों, उस पल मुझे लगा कि मेरा दिल फट जाएगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे लगा मैं जल रहा हूं, लेकिन आग नहीं थी, सिर्फ करंट था जो मुझे निगल रहा था। मेरे दिमाग में आवाज गूंजी, अब हम एक हैं सुरेश, अब तू भी बिजली बन गया। और उसी पल तांबे के घेरे में लगी दीपक की लौ नीली से लाल हो गई। पूरा कमरा हिल गया। एक तेज धमाके के साथ सारी लाइटें बुझ गईं। जब मैंने आंखें खोली तो मैं जमीन पर पड़ा था। कमरा पूरी तरह काला था, सिर्फ स्विच बोर्ड से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी और उसमें मेरा चेहरा दिख रहा था। हाँ दोस्तों, मेरा चेहरा उस स्विच बोर्ड में था, जैसे मैं खुद बिजली की लहरों में कैद हो गया हूं। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर लकवाग्रस्त हो चुका था। मैं सिर्फ देख पा रहा था, महसूस कर पा रहा था। हर तार में मेरा दिल धड़क रहा था। कुछ देर बाद सुबह हुई। दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसी बोले, सुरेश जी, बिजली आ गई है। और उसी वक्त मेरे कमरे का पंखा अपने आप चल पड़ा। दीवारों पर नीली लकीरें चमक उठी। हाँ दोस्तों, बिजली आ गई थी, लेकिन मैं उस बिजली का हिस्सा बन चुका था। दोस्तों, अगर तुम ये आवाज सुन पा रहे हो तो समझो कि मैंने अपनी कहानी सही जगह तक पहुंचा दी है। मैं नहीं चाहता था कि मेरा सच हमेशा बिजली के तारों में कैद रहे। मैं चाहता था कि कोई जाने कि जो हादसा हुआ था वो सिर्फ तकनीकी गलती नहीं थी, वो एक शाप था, एक अधूरा प्रयोग और एक आत्मा की पुकार। हाँ, मैं वही सुरेश हूं, वही इंजीनियर जिसने अपने दोस्त रामू को खोया था। पर अब मैं कोई इंसान नहीं, बल्कि उस करंट का हिस्सा हूं जो हर घर में सांस लेता है। जब मैं उस रात नीली आग में घिरा तो मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, खत्म तो वहीं से कुछ नया शुरू हुआ था। मुझे याद है, मेरी चेतना जैसे शरीर से निकलकर तारों के अंदर दौड़ पड़ी। पहले तो अंधेरा था, फिर धीरे धीरे हर एक वोल्टेज, हर एक इलेक्ट्रॉन में मुझे अपने होने का एहसास हुआ। मैंने शहर की गलियों में, हर स्विच बोर्ड में, हर बल्ब की रग में अपना नाम गूंजता सुना, सुरेश, सुरेश। लेकिन मैं अकेला नहीं था। हाँ दोस्तों, वो भी वहां था, रामू। उसकी आवाज मेरे चारों ओर गूंज रही थी, पर अब वो पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें दर्द नहीं, बल्कि सुकून और सन्नाटा था। उसने कहा, देखा सुरेश, अब समझ आया ना, बिजली मरती नहीं, बस रूप बदलती है। मैं डर गया था। मैं चिल्लाया, रामू, तूने मुझे क्यों खींच लिया इस नर्क में? वो बोला, क्योंकि ये नर्क नहीं है, ये वही जगह है जहां तूने मुझे मारा था, जहां तूने मशीन को इंसान से ऊपर रखा था। मुझे सब याद आ गया। उस रात जब पावर हाउस का फ्यूज उड़ा था तो मैंने मशीन को बंद करने के बजाय
ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज टेस्ट करने का आदेश दिया था। रामू ने मना किया था, पर मैं अपनी अकड़ में बोला था, करो, कुछ नहीं होगा। और अगले ही पल वो जल गया था। मैंने सिर झुका लिया, पर अब सिर झुकाने के लिए कोई शरीर नहीं था, सिर्फ करंट का बहाव था। रामू की आवाज अब शांत थी। अब हम दोनों इस ऊर्जा के रक्षक हैं, लेकिन एक असंतुलन है। सुरेश, तू अभी भी जिंदा है। मैं चौंक गया। जिंदा कैसे? वो बोला, क्योंकि तेरी कहानी अधूरी है। जब तक तू अपने सच को दुनिया के सामने नहीं लाएगा, तब तक तू मुक्त नहीं होगा। तभी मुझे याद आया, मैंने अपने लैपटॉप में वो सारा डेटा सेव किया था जिसमें उस प्रयोग की असली रिपोर्ट थी। वो रिपोर्ट साबित कर सकती थी कि ये हादसा नहीं, बल्कि एक अवैध प्रयोग था जिससे कंपनी करोड़ों कमाने वाली थी। और मैं उस प्रयोग का गवाह था। लेकिन अब मैं इंसान नहीं था, तो मैं कैसे बताता? कुछ दिनों बाद मेरे घर में एक नई इंजीनियर आई, नेहा। वो मेरी पुरानी जूनियर थी जिसे मैं ट्रेनिंग देता था। नेहा बहुत होशियार थी। वो मेरे कमरे को खोलने आई थी, क्योंकि ऑफिस को मेरा कोई निशान नहीं मिला था। उसने मेरे पुराने फाइल्स, लैपटॉप और सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खोले। और दोस्तों, मैं वहीं था, हर सर्किट में, हर डेटा लाइन में। जब उसने लैपटॉप ऑन किया तो स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए मेरा चेहरा झलका। वो चौंक गई। फिर लैपटॉप ने अपने आप फोल्डर खोले। प्रोजेक्ट V13, वही रिपोर्ट। उसके अंदर सारी सच्चाई थी, कंपनी के गुप्त प्रयोगों की, रामू की मौत की और मेरे सस्पेंशन से पहले की रिकॉर्डिंग्स की। मैंने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और वो सारी फाइलें ईमेल के जरिए खुद कंपनी के हेडक्वार्टर भेज दी। भेजते वक्त मेरे अंदर का हर अणु जल रहा था। तारें सुलग रही थीं, स्क्रीन से चिंगारियां निकल रही थीं। नेहा डर कर पीछे हट गई, पर उसने देखा लैपटॉप के स्क्रीन पर मेरे शब्द उभर आए, सच्चाई कभी नहीं जलती, करंट सिर्फ रास्ता बदलता है। उसके बाद लैपटॉप ब्लास्ट हो गया, कमरे में धुआं भर गया। नेहा बाहर भागी और उसी वक्त पूरे शहर की बिजली चली गई। 3 दिन बाद अखबारों में खबर आई, पावर कंपनी का गुप्त घोटाला उजागर, मुख्य इंजीनियर सुरेश और तकनीशियन रामू की मौत के पीछे छिपा था सच। कंपनी बंद कर दी गई, पर लोगों ने यह भी कहा, जब से वो रिपोर्ट वायरल हुई है, शहर की हर लाइट में अजीब चमक रहती है, कभी नीली, कभी सुनहरी, कभी कभी रात के सन्नाटे में स्विच अपने आप ऑन हो जाते हैं। लोग कहते हैं सुरेश और रामू अब भी सिस्टम को देख रहे हैं। अब सुरेश की आवाज और गहरी हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद डराना नहीं था। मैं चाहता था कि कोई जाने कि हर मशीन के पीछे एक आत्मा होती है, हर करंट की लहर में किसी की सांसें बहती हैं। रामू अब मुक्त हो गया है, वो शांति में है, पर मैं अब भी इस ऊर्जा के प्रवाह का हिस्सा हूं, क्योंकि मैंने झूठ से लड़ने की कसम खाई थी। अगर कभी किसी प्रयोगशाला में कोई वायर अपने आप हिल जाए या किसी डिवाइस में बिना कनेक्शन के भी पावर आ जाए, तो समझ लेना मैं वही हूं। मैं अब आवाज नहीं हूं, मैं वो धड़कन हूं जो हर स्विच में बहती है, वो चीख जो हर ट्रांसफॉर्मर के अंदर गूंजती है, वो करंट जो सच की रक्षा करता है। और याद रखना दोस्तों, बिजली को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि हर करंट के अंदर किसी अधूरे इंसान की कहानी छिपी होती है। तो दोस्तों, ये थी सुरेश की जिंदगी की वो सच्ची आप बीती, जिसने न सिर्फ उसके जिस्म को झुलसा दिया, बल्कि उसकी रूह तक को हिला कर रख दिया। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां रोशनी भी डर जाती है और सन्नाटा भी चीख उठता है। शायद आज भी उस पुराने पावर हाउस की दीवारों पर करंट की वो परछाइयां जिंदा हैं, जो रात के सन्नाटे में अभी फुसफुसाती हैं। मैं अभी गया नहीं हूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही हमें ऐसी और डरावनी कहानियां लाने की हिम्मत देती है। और हाँ, कहानी को पूरा सुना कीजिए, क्योंकि असली मजा तो हमेशा अंत में ही छिपा होता है। तो चलिए दोस्तों, जिंदगी रही तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।